नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है या 18 साल है तो ये वीडियो मत देख। पर आज मैं ये कहूँगा, अगर आपकी उम्र 18 साल या 18 साल से कम है तो ये वीडियो ज़रूर देखना। एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी, इस 14 साल की लड़की को जान से मारकर इसकी हत्या कर दी। और अगर आप ये जानोगे कि इस लड़की की हत्या किस तरीके से की तो आपकी तेरे तोले जमीन खिसक जाएगी। ये कहानी है मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ में रहने वाली शोभा और गंगाराम की। शोभा की दूसरी शादी थी। इसके पहले शोभा की जिससे शादी हुई थी उससे उनको एक बेटी थी जिसका नाम था गीता, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। शोभा और गंगाराम की शादी के बाद इनके 2 बच्चे और पैदा हुए। एक का नाम था ऋतिक, एक का नाम था आस्था। और जो गीता थी वो इनके साथ में ही रहा करती थी। इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे थे, जिसके कारण तीनों बच्चों को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो ये दोनों ने डिसाइड किया हम यहाँ से छोड़कर फैमिली को स्टेबल करने के लिए कहीं और चले जाते हैं। देन ये अपने घर को छोड़कर हरियाणा के सोनीपत में शिफ्ट हो जाते हैं। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट था। दोनों माँ बाप ने सोचा कि हम गीता को यहीं पर छोड़ देते हैं। जैसे हमारी फैमिली एक बार स्टेबल हो जाती है तो हम गीता को वहाँ पर रिटर्न बुला लेंगे। तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि गीता को नाना नानी के पास छोड़ देते हैं। देखते ही देखते 2 साल बीत गए और धीरे धीरे इनकी फैमिली अभी स्टेबल होने लगी थी और पैसे की तकलीफ थोड़ी कम हो रही थी। तो गंगाराम और शोभा ने डिसाइड किया अब हम एक काम करते हैं, हमारी बेटी गीता उसको भी हम यहाँ पर बुला लेते हैं। वैसे गंगाराम एक मिस्त्री का काम करता था और कभी कभार शोभा उसकी वाइफ उसका हाथ बता देती थी। तो ये डिसीजन इन्होंने ये लिया कि अभी हम हमारी बेटी को भी बुला लेते हैं साथ में। एंड जैसे ही गीता सोनीपत पहुंची वो अपनी माँ बाप की बहुत ही मदद करती थी। वो पूरा दिन सुबह शाम खाना बनाने का काम करती थी बिकॉज दोनों माँ बाप अपने काम पर बिजी हो जाते थे। यहाँ पर उनको ऑलरेडी 2 साल हो चुका था एंड वहाँ के लोग इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से जानने लग गए थे, मतलब इनकी फैमिली को। एंड उनको उसी तरीके से रिस्पेक्ट भी दिया करते। गीता का स्कूल चालू हो चुका था और एक दिन गीता अपने पिताजी गंगाराम से कहती कि मुझे किताबें चाहिए। तो उसके पिताजी ने कहा तू कहाँ जा रही किताबें लेने, तुझे चाहिए तो मैं तेरी मदद करता हूँ। तो उसके पिताजी की बात सुनते हुए गीता अपने घर पर चली गई। जैसे ही शोभा का काम खत्म हुआ, बिकॉज शोभा और गंगाराम दोनों साथ में काम किया करते थे, तो शोभा घर पहुंचती है आधे दिन में काम खत्म करके। जैसे अपने घर पे पहुंचती है वहाँ वो ये तो देखती है कि इसके दोनों बेटे हैं, मतलब उनके दोनों बच्चे हैं, पर वहाँ पर गीता घर पर नहीं होती। तो वो ढूंढने के लिए निकल जाती है बाहर कि गीता आखिरकार गई कहाँ। वो सारे गली मोहल्ले में उसे ढूंढती पर गीता वहाँ पर मिलती नहीं। फिर वो छत पर पहुंचती है। जैसी उसकी माँ शोभा छत पर पहुंचती है उसे देखकर वो वहाँ पर बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि जो दृश्य उसकी माँ के आंखों के सामने होता है वो देखकर बहुत ही जोर से डर के चिल्लाने लग जाती है। वो देखती है कि गीता ऊपर बेहोश पड़ी होती है। वो जिस तरीके से उसकी हालत है उसे देख के क्लियर लगता है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। तोबा की चीखें सुनकर आजू बाजू के जितने भी अड़ोसी पड़ोसी लोग बहुत ही घबरा जाते और तुरंत ही उस तेज पर पहुंच जाते। जैसे ही वो देखते हैं कि गीता इतनी गंभीर हालत में वहां पड़ी है, सारे के लोग उसे उठा के अस्पताल ले चले जाते हैं। अस्पताल में जैसे ही डॉक्टर लोग उसे चेक करते वो तुरंत ही डॉक्टर लोग कह देते कि गीता अब इस दुनिया में नहीं रही। और तुरंत ही हॉस्पिटल से किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस उसी वक्त उस इंसिडेंट पर पहुंच जाती है और सबसे पहले गीता और उसके पिताजी गंगाराम को बुलाकर पूछताछ इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। जैसे ही पूछताछ शुरू हो जाती इन दोनों से, तब शोभा वो सामने से ही कहती है कि हमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करना। वो ये कहती है हमें इसीलिए नहीं करना क्योंकि मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और ऑलरेडी मैंने अपने एक बच्चे को खो दिया है। अगर हम इन सारी चीज़ों में पड़ेंगे तो ये हमारे बच्चों पर भी इम्पैक्ट करेगा, इनकी स्कूल की पढ़ाइयाँ, और इनको संभालेगा कौन। तो ये बात सुनकर पुलिस वालों ने भी कहा अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों को इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन या पुलिस केस नहीं करना है तो ये सारी चीज़ें हमें रिटर्न में दे दीजिए। जैसे ही गीता की बॉडी को पैक किया जाता है शमशान घाट भेजने के लिए, उतने में डॉक्टर्स पुलिस वालों को वहां पर रुकाकर कहते हैं जब गीता की बॉडी को हॉस्पिटल में लाया गया था तब उसकी बॉडी पर बहुत सारे जख्म थे और उसकी बॉडी के कपड़े के पार्ट्स फटे हुए थे।
ये वो कहते हैं कि हो सकता है कि गीता का मर्डर किया गया है और पॉसिबिलिटी है कि इसका रेप किया गया है। ये खबर इतनी फैल जाती है और धीरे धीरे ये खबर लोगों से, आर्टिकल से और मीडिया तक फैल जाती है, जिसके कारण पुलिस वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। पुलिस वालों को इस केस पर इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ेगा, बिकॉज चाहे गीता की माँ इसके लिए राजी हो या ना हो, लोगों तक ये खबर पहुंच गई एंड हो सकता है कि ये केस हाई कोर्ट तक चले आए। तो पुलिस वाले कोई रिस्क नहीं लेके इस चीज पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते। पुलिस वालों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज वो गीता की माँ बाप के साथ रिस्क नहीं ले सकते थे, बिकॉज हो सकता है कि इन फ्यूचर में उनको भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना हो सकता है। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन इन दोनों से ही शुरू की, शोभा और गंगाराम से। इन्होंने तो क्लियर कह दिया कि हमें किसी पर शक नहीं, हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं सारे हमारे वेल विशर्स हैं। तब पुलिस ने सेकंड ऑप्शन ढूंढा जहाँ पर ये लोग रेंट पे रहा करते थे। उसके ओनर जिसका नाम था भगत सिंह, उसको बुलाकर ये पूछा कि तुम्हें किसी पर शक है? तो उसने ये क्लियरली कह दिया कि हमारे इस सोसाइटी में जहाँ पर ये लोग रहा करते हैं पर तो कोई आता ही नहीं है। अब आता है स्टोरी में एक छोटा सा ट्विस्ट। पुलिस वालों को पूरा का पूरा शक जाता है गीता के माँ और बाप पर। कौन सी माँ और बाप ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर उसकी खुद की बेटी का रेप या मर्डर होने के बाद उस चीज पर इन्वेस्टिगेशन करने की हिम्मत ही नहीं ले रहे? तो बिना जानकारी के ये क्यों एक्शन नहीं ले रहे इस चीज पर? तो पुलिस वाले फिर से इन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाते और इन दोनों से पूछताछ फिर से शुरू कर दी। इसे इन दोनों को रिमांड पर लिया गया। शुरुआत में तो शोभा और गंगाधर कुछ बता नहीं रहे थे, तब पुलिस वालों ने थोड़ी शक्ति से पेश आकर इन्हें चिल्लाकर और उन्हें डराकर क्वेश्चन करना शुरू की और आखिरकार इन दोनों ने सच उगल दिया। इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी कि गीता जब उसकी नाना नानी के पास रहा करती थी, जब उसकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी, तो उसके बहुत सारे अफेयर्स हुआ करते थे और वो कॉल पर हमेशा किसी ना किसी लड़के से बात करती थी जब वो स्कूल में थी। ये सारी चीज़ें गीता के लिए इतनी फ्रीक्वेंट हो गई थी कि लोगों ने भी उनके नाना नानी को कॉल करके इन्फॉर्म किया कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है। कभी इस लड़के से फ्लर्ट कर रही, कभी उस लड़के से फ्लर्ट कर रही, कभी इसके नंबर पे कॉल आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें सुनकर उसके नाना नानी ने सीधा कि सीधा ये कह दिया कि वो एक 14 साल की लड़की है, वो छोटी है, उसे भी समझ नहीं। जब वो धीरे धीरे बड़ी होगी तो ऑटोमेटिक समझदारी आ जाएगी। गीता की माँ ने भी पूरी कोशिश की उसे समझाने की, पर वो समझ ही नहीं रही थी। इसी के चलते शोभा मतलब गीता की माँ उसे बहुत मारने भी लग गई थी। शुरुआत में तो समझ जाती थी, पर अचानक से फिर से गीता के पास एक नया मोबाइल आ जाता। तब उसके पिताजी मतलब गंगाराम को उस चीज़ के बारे में पता नहीं था। उसकी मम्मी भी डरती थी कि अगर उसके पिताजी को उस चीज़ के बारे में पता चल गया तो हो सकता है कि वो गीता को मारना या उस पर भड़कना शुरू कर देगी, जिसके कारण उसकी मम्मी उसे मदद करने की और समझाने की पूरी कोशिश करती थी। पर आप लोग जानकर शौक रहे होंगे कि गीता के पास हमेशा एक अलग अलग मोबाइल आया था और एक दिन शोभा ने गीता का मोबाइल चेक की। जब उसने उसका मोबाइल चेक किया वो देखकर हैरान रह गई। उसके मोबाइल पर एक नंबर से नहीं, लगभग अलग अलग नंबर से अलग अलग लड़कों के कॉल आ रहे थे। इसी के चलते वो टेंशन के मारे उसने गंगाधर को भी इस चीज़ के बारे में बता दिया। गंगाधर ने गीता को समझाने की पूरी कोशिश की, पर वो इस चीज़ को समझने के लिए राजी नहीं थी। अब तो वो अपने खुद के पिताजी को उल्टा कहना शुरू कर दी थी कि तुम कौन होते मुझे रोकने वाले। तरह के लाख समझाने के बाद भी गीता अपनी हरकतों को कम नहीं कर रही थी और ये चलता रहा। और एक दिन 29 अप्रैल को जब इनका परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा था, उस वक्त खाना खाते खाते वक्त भी गीता अपने मोबाइल पे किसी लड़के से स्लोली बात कर रही थी। उस दिन गंगाराम ने बहुत ही जोरों से चिल्लाकर गीता को समझाने की कोशिश की कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें समझ रहा है, तुम खाना खाते वक्त भी ये चीज़ कर रहे हो। ये चीज़ देखने के बाद गीता बहुत ही भड़क गई और तुरंत ही दूसरे कमरे में जाकर चिल्लाकर जोरों से उस लड़के से बात करना शुरू कर दी। चिल्लाकर बात कर रही थी और इतनी गंदी बातें कर रही थी। ये बातें सुनकर इसके माँ बाप भी शर्मा गए थे और उन्होंने ये सोचा कि ये चीज़ अगर बढ़ती रही तो हमें बहुत ही ज़्यादा और गीता को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। और फाइनली दोनों ने मिलकर एक डिसीजन लिया। अगली सुबह 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे दोनों ने गीता को ऊपर टेरेस पर लेके गए
उससे बात करने की कोशिश की। जब वो नहीं समझी तो गंगाराम ने उसके दोनों पैर और हाथ को पकड़ लिया और शोभा, उसकी खुद की माँ ने गीता की छाती पर जोर से उसे दबाकर उसे चौकअप कर दिया और उसको मार दिया, उसका मर्डर कर दिया। मर्डर करके उसे छोड़कर छत पर ही वासर निकल गए और गीता का मर्डर करके उसे छत पर ही वहां से छोड़कर निकल गए। आप लोगों को पता होगा जिस तरीके से डॉक्टर ने कहा था कि इस लड़की के कपड़े को किसी ने फाड़ा है, तो डॉक्टर लोग भी क्वेश्चन रखते हैं कि हो सकता है कि इसका किसी ने रेप किया हो, किसी ने अटेम्प्ट किया हो, पर डॉक्टर के पास भी कोई स्पेसिफिक सबूत नहीं था। तो बात यही आती है कि गंगाराम और उसकी माँ शोभा, मतलब गीता की माँ, ये दोनों ने कोशिश की थी उसे मारने की। जब वो तड़प रही होगी तब हो सकता है कि उसके कपड़े फट गए होंगे और तुरंत ही जिस तरीके से इसकी बॉडी को वो लोग मार कर वो फिर आराम से छोड़ के अपने काम पर निकल जाते हैं। और आपको याद होगा, गीता कह रही थी कि मुझे किताबें चाहिए थी। तब उसी टाइम पर गंगाराम और शोभा जहाँ पर वो काम करते हैं और इनके घर का जो ओनर था भगत सिंह, वो उस जगह पर ही रहता है। तो ये जानबूझकर उस टॉपिक पर बात करते हैं कि इस चीज के बारे में किसी को शक ना जाए। एट दी एंड आपको क्या लगता है ये सारी चीजों के बारे में, ये चीज सही थी या गलत थी कि माँ बाप ने अपने बच्चे को बचाने के लिए चीज की या अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी को कुर्बान कर दी? और ये केस अभी भी चल रहा है। तो होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। मैं आपको ये समझाना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, एक इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाहूँगा कि अगर आप छोटी उम्र में आपके माँ-बाप आपको कुछ समझाते हो तो ट्राई करो इस चीज़ को समझने की। और माँ-बाप से भी ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को समझो। इन चीज़ों को जानो कि वो किस गलत जगह पे आ रहा है। अगर उसे मोबाइल से तकलीफ है तो उसे उस चीज़ से हटाने की कोशिश करो। एवरीथिंग हैव एन अल्टरनेटिव ऑप्शन। इस गलत स्टेप लेने से अच्छा अगर उसी चीज़ को कुछ अच्छी तरीके से करते तो ये होता नहीं मे बी। So if you like this video, please you can help me to grow more and keep loving. Thank you. Jai Shri Ram.